हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल पे हमेशा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, और मेन कन्फ्यूज़न एक ही जगह होता है कि जो एंथैल्पी टैंक के अंदर एंटर करेगी या जो एंथैल्पी टैंक से लिविंग होगी या एग्जिट होगी, उस एंथैल्पी के साथ जो टेम्परेचर की वैल्यू लेना है। जैसे H इक्वल्स टू CP/T होता है, तो जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो टेम्परेचर की वैल्यू बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि कभी T1 लेता है, कभी T2 लेता है। तो मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि कभी आपको एंथैल्पी पाइपलाइन से चाहे टैंक में आए चाहे टैंक से लिविंग हो, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 33। न्यूमेरिकल 33 देखते हैं। अ 2 मीटर क्यूब रिजिड टैंक, 2 मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम है, रिजिड टैंक इनिशियली कंटेंड एयर 800 किलो पास्कल, मतलब प्रेशर है, एंड टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये टैंक के अंदर है इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है यानी कि फर्स्ट कंडीशन है। तो इनिशियली प्रेशर इज, मतलब आप लिखेंगे P1 इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल को बोलते हैं, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देयरफॉर किलो पास्कल इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम P1 V1 इज 2 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर T1 इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 295 केल्विन। 295 temperature is 295 Kelvin. The tank is connected to a supply line through a valve. सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, सप्लाई लाइन थ्रू अ वॉल्व, एक वॉल्व से कनेक्टेड है सप्लाई लाइन से। तो मैं कुछ इस तरीके से सप्लाई लाइन बना देता हूं, ये सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है ना। एयर इज फ्लोइंग इन द सप्लाई, एयर इज फ्लोइंग इन द सप्लाई लाइन 86 किलो पास्कल एंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोल रहा है कि एयर जो सप्लाई लाइन में, सप्लाई लाइन एयर जो सप्लाई लाइन में फ्लो हो रहा है, इस एयर का जो टेम्परेचर है, इस एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर इज 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सेम है देखा जाए तो, टेम्परेचर इज सेम, दैट इज 295 केल्विन। द वॉल्व इज ओपन, ये तो था पहले की कंडीशन। अब क्या है कि वॉल्व को आपने कर दिया ओपन, नाउ वॉल्व इज ओपन। वॉल्व को जब आप ओपन करोगे तो यहां से फ्लूइड फ्लो होकर के टैंक के अंदर आ जाएगा, है ना। दिस इज टैंक, टैंक के अंदर आ जाएगा। वॉल्व इज ओपन एंड एयर इज अलाउड टू एंटर इनटू द टैंक, टैंक के अंदर एंटर कर गया अंटिल द प्रेशर इन द टैंक रीचेज द लाइन प्रेशर, मतलब ये तब तक जो है फ्लूइड इसके अंदर आते रहेगा जब तक कि इसके अंदर का प्रेशर टैंक के प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। अंटिल द प्रेशर इन द टैंक रीचेज द लाइन प्रेशर, लाइन प्रेशर के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब लाइन का प्रेशर कितना है, दैट इज 600 किलो पास्कल। तो P2 प्रेशर हो गया 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट विच पॉइंट द वॉल्व इज क्लोज्ड, उसके बाद वॉल्व को क्लोज कर दिया जब 600 किलो न्यूटन का प्रेशर हो गया। अ थर्मोमीटर प्लेस्ड इन द टैंक इंडिकेट्स दैट द एयर टेम्परेचर एट द फाइनल स्टेट इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो एयर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 350 केल्विन, ओके। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम V2 क्या होगा भाई, V1 क्या है, टैंक का वॉल्यूम अगर 2 मीटर क्यूब है, इसके अंदर जो गैसेस हैं, इन गैसेस का जो वॉल्यूम है दैट इज द बाउंड्री, दैट इज द कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम विल बी सेम एंड 2 मीटर क्यूब, ना, दैट इज इक्वल्स टू V1।
है ना। वॉल्यूम तो सेम है, साइज ऑफ द टैंक। अगर कोई फ्लूइड है या अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जब टैंक के अंदर जाएंगी तो वो टैंक के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगी, दूर दूर चली जाएंगी। टैंक छोटा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, टैंक बड़ा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन टैंक का साइज तो वही है। एक ही टैंक को हम अलग अलग टाइम देख रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल कंडीशन ये है। अब आपको अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है और क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द मास ऑफ एयर दैट हैज एंटर्ड इनटू द टैंक। द मास ऑफ एयर दैट हैज एंटर्ड इनटू द टैंक, मतलब आपको यह पता लगाना है कि एमपी कितना है। मास ऑफ पी मतलब क्या है, पाइपलाइन। पी का मीनिंग क्या है, पाइपलाइन। पी इज पाइपलाइन। अब क्या है, एमपी मास एंटरिंग इनटू द पाइपलाइन। एम क्या है, मास एंटरिंग into the tank from the pipeline, कितना मास एंटर कर रहा है, एंटरिंग इनटू द टैंक फ्रॉम द पाइपलाइन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम। देखिए मास आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, m2 माइनस m1। एमपी या तो m1 माइनस m2 होगा या m2 माइनस m1 होगा, कुछ भी हो सकता है। जो ग्रेटर होगा वो होगा, मतलब जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, देयरफॉर m2 माइनस m1, ये हो गया। तो यहां तक द मास ऑफ एयर, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आपको करना है कि कितना मास टैंक के अंदर एंटर कर रहा है, ये हमारा पहला काम होगा। ठीक, दूसरा काम देख ले, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब कितनी अमाउंट हीट ट्रांसफर हो रही है या हीट लॉस हो रही है, ये आपको पता लगाना है। कितनी अमाउंट में हीट एंटर कर रही है टैंक में। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा कि क्या डेटा दिया है, उसके हिसाब से हम देखें। तो सबसे पहला काम कर लें, PV इक्वल्स टू MRT लगा दें। आपको P1 V1 इक्वल्स टू M1R T1 लगा दें। ठीक है, जब आपको कोई वैल्यूज़ नहीं दी है तो हमेशा आप लेंगे CP इक्वल्स टू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन फॉर एयर के लिए, एंड CB इज 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन। CP माइनस CB इज R, एंड द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R एयर के लिए 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन। जल्दी से वैल्यूज पुटअप करें और M1 की वैल्यू निकालना है, फिर M2 की वैल्यू निकालना है। मेन जो एनर्जी इक्वेशन में जो आपको कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वैल्यूज रखें, 100 इंटू 2 इक्वल्स टू M1 इंटू 0.287 इंटू टेम्परेचर T1 इज 295। यहाँ से आप M1 की वैल्यू निकाल लेंगे। M1 फाइंड आउट करें। M1 is 2.36225 kg। इतना मास पहले, मतलब ये आपको क्या दिखा रहा है कि कितना मास टैंक में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। M1 मास ऑलरेडी टैंक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम M2 की वैल्यू निकाल लें। M2 निकालें, लगा दें P2 V2 इक्वल्स टू MR T2। हमारे पास P2 है, V2 है और T2 भी है ना। वैल्यूज रखें, 600 इंटू V2 इज 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यानी कि टैंक का वॉल्यूम कितना है, वही है V1 और फाइनल वॉल्यूम। V1 इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू M2 इंटू 0.287 इंटू T2 इज 350। कैलकुलेट करें और यहाँ से फाइनल मास की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, M2 इज 11.3
9462 kg। आपको पहला आंसर मिलने वाला है ना। आपको फाइंड आउट करना है एमपी क्या है, कितना मास एंटरिंग इनटू द टैंक फ्रॉम द पाइपलाइन से कितना मास एंटर किया, एमपी इक्वल्स टू M2 माइनस M1। वैल्यूज पुटअप करें और आंसर ले आए। 11.9462 माइनस 2.3622, यहाँ से आपको मिल गया M2 माइनस M1। कितना मास, 9.584 kg। बहुत आसान बात थी ये तो। इसको जल्दी से प्रोसीड करता हूँ, इसको हटा करके, ठीक है। कंटिन्यू करें इसको। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ। कैसे इसको डिराइव किया था, लेक्चर नंबर 49 आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर चार्जिंग का केस है ना, तो अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ द टैंक होगा। चार्जिंग अगर आप करोगे तो M2 इज ग्रेटर देन M1, और डिस्चार्जिंग करोगे तो इसका मतलब है M1 इज ग्रेटर देन M2। जो ज्यादा होगा उसमें से कम को सबट्रैक्ट करना है बस। M2 U2 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू MP इन ब्रैकेट HP प्लस CP स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Q। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, दो देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये एनर्जी इक्वेशन हमने डिराइव करी है। आप लेक्चर नंबर 49 फॉलो कर सकते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसको हम बोलते हैं नेट एनर्जी चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब कितनी एनर्जी चेंज हुई, पहले एनर्जी जैसे मान लो x थी, बाद में हो गई x प्लस समथिंग, तो वो एनर्जी हो गई नेट एनर्जी चेंज इन द टैंक, है ना। राइट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी एंटरिंग फ्रॉम द पाइपलाइन इनटू द टैंक, और ये क्या है, ट्रांजिशनल एनर्जी। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। हमें पता है कि H इक्वल्स टू होता है CPT। ओके, तो यहां पर HP विल बी इक्वल्स टू वॉट, क्या होगा, P। HP इक्वल्स टू CPT। बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है कि सर हमें जो ये टेम्परेचर की वैल्यू लेना है, ये वैल्यू T1 लेना है कि T2 लेना है। मतलब आप T1 और T2 क्या लेना है, ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चे के दिमाग में बना रहता है। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्परेचर HP मतलब एंथैल्पी, HP क्या है, HP क्या है, एंथैल्पी एंटरिंग फ्रॉम द पाइपलाइन इनटू द टैंक। HP क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि HP की जो वैल्यू लेना है, HP इक्वल्स टू CP इंटू टेम्परेचर। अगर एंटर कर रहा है तो एंटरिंग टेम्परेचर, अगर डिस्चार्ज हो रहा है, एंथैल्पी डिस्चार्ज हो रही है, तो किस टेम्परेचर के साथ डिस्चार्ज हो रही है, तो लिविंग टेम्परेचर आ जाएगा। तो HP इक्वल्स टू CP इंटू एंटरिंग टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, एंटरिंग टेम्परेचर। जो भी एंटरिंग टेम्परेचर होगा उसको आपको लेना है, ये दिमाग में रखे, है ना, यहां पे, ठीक है। और HP इक्वल्स टू, जो भी आपको ये याद रखना है, HP इक्वल्स टू CPT। CPT इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है, पहले वाला जो केस है, दिस इज चार्जिंग ऑफ टैंक को चार्जिंग के केस में आपको CP इंटू एंटरिंग टेम्परेचर लेना है, एंड डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक के केस में
डिस्चार्जिंग के केस में आपको लेना है लिविंग टेम्परेचर। आपको कौन सा टेम्परेचर लेना है? जिस टेम्परेचर से फ्लूइड निकल रहा है, यही मास्टर पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर बच्चा हमेशा गलती करता है, मैंने आपको बता दिया कभी गलती नहीं होगी। तो देखें हम जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में कर देता हूं, लिखूं मैं। अच्छा, एक और चीज पता है, H इक्वल्स टू ये पता है, और U इक्वल्स टू होता है CVT, है ना, CVT। इसमें तो 1 और 2 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं M2 CVT2 माइनस M1 CVT1 इक्वल्स टू MP को मैं लिख सकता हूं M2 माइनस M1 इंटू HP को मैं क्या लिख दूंगा, CP इंटू T। क्या हो रहा है, किसका केस है ये? चार्जिंग, है ना, ये क्या है? चार्जिंग का केस है। तो टेम्परेचर ऑफ लिविंग एंटरिंग टेम्परेचर प्लस M2 माइनस M1 CP स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Q। यही तो आपको फाइंड आउट करना है भाई साहब, ये Q हमें फाइंड आउट करना है। और देखें हम, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, हमारे पास ये पूरी सारी वैल्यूज हैं, हमारे पास ये पूरी वैल्यूज नॉन है। M1 M2 CV C2 T2 T1 पूरा नॉन है, यहां पर ये भी नॉन है, लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं दी है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी नेग्लेक्टेड। नहीं तो 2 टर्म हो गई जो अननोन है, आपको Q की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। तो पहला आंसर तो हमारा यहां पर आ गया था, है ना, ये था आंसर 1। दूसरा देखें, Q की वैल्यू फाइंड आउट करना, M2 is 11.946 into 0.718 into T2 is 350 minus M1 is 2.365 minus into CV 0.718 into T1 is 295 equals to M2 minus M1, that is 11.946 minus 2.36622 into CP is 1.005 into, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यहां पे एंटरिंग टेम्परेचर क्या है, यही सबसे मेन कंसेप्ट है जो बच्चा हमेशा यहां पर गलती करता है ना। काइनेटिक एनर्जी इज 0, मतलब इसको नेग्लिजिबल ले लिया, दैट इज नेग्लिजिबल, है ना। अगर नहीं दिया है तो यही एक एजम्पशन है जिसको आपको लेना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, एजम्पशन। किस टेम्परेचर के साथ एंटर कर रहा है, देखो टेम्परेचर T एंटरिंग टेम्परेचर कौन सा है, दैट इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड 295। तो देखा जाए तो T1 हो गया, इसलिए यहां पर कई बुक्स में लिखा हुआ है T1, तो यहीं पर मिस्टेक कर देता है बच्चा कि T1 ले लिया, तो अब वो दिमाग में सेट कर लेता है कि चार्जिंग के केस में T1 और डिस्चार्जिंग के केस में T2। ये दिमाग में नहीं रखना है, आपने सिंपल एक लॉजिक रखना है कि किस टेम्परेचर के साथ एंटर कर रहा है, किस टेम्परेचर के साथ चार्जिंग हो रही है, और डिस्चार्जिंग के केस में किस टेम्परेचर के साथ डिस्चार्जिंग हो रही है। तो टैंक डिस्चार्ज कब होगा, जब टैंक में एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो डिस्चार्ज होगा। तो और यहां पे क्या हो जाएगा, किस टेम्परेचर के साथ फ्लूइड एंटर कर रहा है, दैट इज 295 केल्विन, 295 केल्विन प्लस Q। ये आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करें और यहां से फाइंड आउट कर लें Q की वैल्यू। दिस विल बी आंसर 2। इंपॉर्टेंट है, आंसर इज
-339.6 किलो जूल। ये आपको क्या दिखा रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। इतनी हीट रिजेक्ट हो गई है। तो 339.6 किलो जूल heat is rejected from the system. This is the answer. समझ में आया होगा। एक ही मास्टर पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो जिस एंथैल्पी के साथ फ्लूइड एंटर करेगा या जिस एंथैल्पी के साथ फ्लूइड लिविंग होगा, आपको जो टेम्परेचर लेना है वो फ्लूइड का टेम्परेचर लेना है कि किस टेम्परेचर के साथ फ्लूइड एंटर कर रहा है या किस टेम्परेचर के साथ फ्लूइड लिविंग कर रहा है। तो कंसेप्ट बन करके यहीं आता है कि चार्जिंग के केस में T1 टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ पर T1 टेम्परेचर ले लेते हैं, और डिस्चार्जिंग के केस में T2 टेम्परेचर लेते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैक्यूम दे देता, तब आपके पास तो कोई टेम्परेचर था नहीं, उस कंडीशन में आप क्या लेते? तब कंसेप्ट गलत हो जाता। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है कि चार्जिंग के केस में जो एंथैल्पी एंटर कर रही है वो एंटरिंग टेम्परेचर के साथ कर रही है, और डिस्चार्जिंग के केस में जो डिस्चार्जिंग एंथैल्पी है वो क्या होगी? Cp इंटू लिविंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के साथ फ्लूइड लिव कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और देखते हैं हम, जो कि डिस्चार्जिंग पे है। ये चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है। फिर इसके बाद 4 न्यूमेरिकल और होंगे, अगेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और लास्ट में लास्ट के 2 न्यूमेरिकल हैं जो सिर्फ चार्जिंग के हैं। क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया और हटा दिया, तो जब आप कोई एग्जाम्पल अनसॉल्व प्रॉब्लम करोगे तो आपको सेम प्रॉब्लम फेस होगी कि मतलब मल्टीपल न्यूमेरिकल करने का फायदा ये है कि आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इजीली कर पाएंगे। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 34। न्यूमेरिकल 34 क्या दिया है? 1.6 मीटर क्यूब टैंक इज फील्ड विद एयर। मतलब टैंक के अंदर 1.6 मीटर क्यूब क्या हो रहा है? टैंक इज फील्ड, पहले से है, टैंक के अंदर इतना फ्लूइड पहले से है, एट प्रेशर ऑफ 5 बार, है ना, 5 बार प्रेशर के साथ, एंड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टैंक के अंदर ये एनर्जी है। तो पहले हम ये सारी कंडीशन लिख दें। तो आपको दिया है P1, V1 एंड T1। टैंक के अंदर पहले से है, डिस्चार्जिंग का केस है। तो V1 इज 1.6 मीटर क्यूब एंड P1 इज 5 बार। तो P1 इक्वल्स टू 5 बार इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 करेंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 10 टू द पावर 5 करा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई 1000 तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आ जाता है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो है P1, दैट इज इक्वल्स टू 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत रोल है। एंड टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 373 केल्विन। ओके, एयर इज देन लेफ्ट ऑफ टू द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में अब एयर निकल रही है। बोल रहा है ये तो इनिशियल कंडीशन थी, है ना, इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ से गैसेस बाहर निकलने के लिए रेडी है, लेकिन वॉल्व क्लोज है। अब जैसे ही वॉल्व आपने ओपन करा तो यहाँ से डिस्चार्ज होना गैसेस का स्टार्ट होगा, और ये गैसेस क्या होंगी? डिस्चार्ज। तो ये केस हो गया डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग कितना होगा? MP मास, ये मास डिस्चार्ज होगा, मतलब जो निकलेगा दिस विल बी MP, मतलब डिस्चार्जिंग मास, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MP इज द, अच्छा इसमें यहाँ का क्या कंडीशन है? M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 M2 से बड़ा है। तो यहाँ हो जाएगा फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम द टैंक इनटू द पाइपलाइन। टैंक से कितना मास डिस्चार्ज हो रहा है? पहले मास था समथिंग M1, बाद में मास रह जाएगा M2। तो M1 माइनस M2, जो बड़ा है माइनस छोटा। डिटरमाइन दी एज्यूमिंग नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है? टैंक इज इंसुलेटेड। टैंक को इंसुलेट कर दो।
हीट ट्रांसफर विल जीरो, टैंक इज इंसुलेटेड देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल जीरो। अच्छा और क्या दिया है, डिटरमाइन द वर्क ट्रांसफर, डिटरमाइन द वर्क ऑब्टेन्ड बाय यूटिलाइजिंग द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपको Cp स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 इंटू MP, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्चार्ज एयर टू रन द फ्रिक्शनल टरबाइन, मतलब ये जब गैसेस बाहर निकलेंगी तो किसी टरबाइन को ये रन कर सकती हैं, तो जो रन करेंगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में करेंगी, मतलब टरबाइन पे वर्क, वो आपको फाइंड आउट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 बार, मतलब आपको क्या बोल दिया है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है P एटमॉस्फेयर इज 1 बार। 1 बार का मतलब क्या है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया 100। एंड Cp फॉर एयर, यहां पर Cp की वैल्यू दे दी है, अदरवाइज क्या लेते 1.005, Cv इज 0.718, लेकिन आपको ये वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज रखें और आंसर लाएं। आपको दिया है Cp इक्वल्स टू 1 किलोजूल पर kg केल्विन एंड Cv इज 0.711 किलोजूल पर kg केल्विन। तो R क्या हो जाएगा, कभी जरूरत पड़े तो R इक्वल्स टू Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 1 माइनस 0.711, तो आता है 0.289 किलोजूल पर kg केल्विन। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वर्क in terms of काइनेटिक एनर्जी, मतलब M1 माइनस M2 इंटू Cp स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। डिस्चार्जिंग का केस है ना, डिस्चार्जिंग का केस है। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया कि अगर M1 ग्रेटर देन M2 है तो 1 माइनस 2, अगर M2 ग्रेटर देन M1 है तो 2 माइनस 1। एनर्जी इक्वेशन लिखें, कितनी एनर्जी चेंज हुई टैंक के अंदर, दैट इज M1, सॉरी ये क्या है, हाँ M1 U1 माइनस M2 U2 एंड इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू कितनी एनर्जी पाइपलाइन में चली गई, टैंक से कितनी डिस्चार्ज हुई, दैट इज MP इनटू एंथैल्पी flow from tank into the pipeline plus Cp square divided by 2000, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस Q तो जीरो हो गया क्योंकि इंसुलेटेड है। एक बार फिर मैं बता दूं कि जैसे du इक्वल्स टू U2 माइनस U1 इक्वल्स टू होता है Cv T2 माइनस T1, इसका मतलब U इक्वल्स टू Cv T होता है एंड H इक्वल्स टू Cp T होता है ना, H इक्वल्स टू Cp T होता है। यहाँ पर HP इक्वल्स टू क्या होगा, Cp इंटू TP, Cp इंटू TP। P का मतलब क्या है कि कितना फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कितना फ्लूइड यहाँ पर MP मास डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कौन सा होगा, डिस्चार्जिंग का केस है, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग वैसे भी हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू CpT, जो डिस्चार्जिंग टेम्परेचर होगा, डिस्चार्जिंग टेम्परेचर Cp इंटू TP, P क्या होगा, डिस्चार्जिंग और लिविंग टेम्परेचर, ठीक। अच्छा, गैसेस यहां से फ्लो होकर के बाहर जा रही हैं, ये गैसेस तब तक फ्लो होते रहेंगी जब तक टैंक के अंदर प्रेशर टैंक के बाहर बराबर प्रेशर ना हो जाए, टैंक के अंदर और बाहर बराबर प्रेशर ना हो जाए। तो P2 विल बी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड V2 इक्वल्स टू, V2 क्या होगा, गैसेस पहले कितने वॉल्यूम में थी, दैट इज 1.6 मीटर क्यूब। जैसे ये रूम है, रूम के अंदर गैसेस हैं तो गैसेस पूरे रूम में फैल जाएंगी, तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो जो बची हुई गैसेस हैं उनका भी वॉल्यूम कितना होगा, रूम के वॉल्यूम के बराबर, दैट इज 1.6 मीटर क्यूब। एंड T2 हमारे पास है नहीं, ठीक।
T2 हम किससे निकाल लेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस से। ठीक, हमें देखें इस इक्वेशन में पहले इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सी वैल्यूज हमारे पास है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो M1 CV T1 माइनस M2 CV T2 इक्वल्स टू MP क्या होगा, MP इक्वल्स टू M1 माइनस M2। डिस्चार्जिंग है तो MP 1 माइनस 2, चार्जिंग है तो 2 माइनस 1, M2 माइनस M1। तो M1 माइनस M2 इंटू CP T, टेम्परेचर कौन सा होगा, लिविंग टेम्परेचर, प्लस आपको क्या फाइंड आउट करना है, M1 माइनस M2 CP स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम देखें कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब खाली T1 है हमारे पास और CP है, CV है ना। मतलब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, M1 फाइंड आउट करना है, M2 फाइंड आउट करना है एंड T2 फाइंड आउट करना है। 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहला काम हम कर लें, T2 फाइंड आउट कर लें। और इसको हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन 1। ये जो पूरी इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 1। T2 फाइंड आउट करें, सबसे पहला काम T2 फाइंड आउट करें। हमें देखें टैंक क्या है, टैंक इज इंसुलेटेड, मतलब हीट ट्रांसफर इज 0 है ना। ds इक्वल्स टू dq बाई टी, देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इज कांस्टेंट मतलब आइसेंट्रोपिक की 3 इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। 3 इक्वेशन कौन सी, पहली इक्वेशन है pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दूसरी इक्वेशन tv टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड तीसरी इक्वेशन t डिवाइड बाई p टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये 3 इक्वेशन याद रखनी है। हमारे काम की इक्वेशन कौन सी है, दोनों प्रेशर हमारे पास है, दोनों प्रेशर है P2 P1 और एक टेम्परेचर है, दूसरा टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज रखें T2 डिवाइड बाई P2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। यहाँ वैल्यूज रखें T2 इक्वल्स टू T1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। वैल्यूज रखें T2 इक्वल्स टू T1 इज 373 इंटू P2 डिवाइड बाई P2 इज 100 डिवाइडेड बाई P1 इज 500। बार से बार यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन फिर भी आप यूनिट को कन्वर्ट करना ना भूलें, क्योंकि कई बार को प्रॉब्लम हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। इंटू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई 1.4, यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 की वैल्यू। तो पहला काम हमारा ये हो गया। ठीक, कैलकुलेट करें, आंसर इज 235.5 केल्विन। हमें ये टेम्परेचर तो मिल गया भाई, है ना। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा हम काम क्या कर लें, दूसरा काम कर लें, हमें M1 निकालना है, M1 निकाल लें, M1 तो लगा दें P1 V1 इक्वल्स टू MR T1 लगा दें और वैल्यू फाइंड आउट करें। P1 इज 500 इंटू V1 इज 1.6 इक्वल्स टू M1 R इज 0.289 इंटू T1 इज 373। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, M1। वैल्यू निकाले 7.473 kg। दिमाग में क्या चीज़ आ रही है कि टैंक में पहले कितना मास था, 7.4 kg का मास था। अब आप निकाल लें कि टैंक में कितना मास बच गया। तो ए बी और सी वाली टर्म निकालें। सी आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो लगा दो P2 V2 इक्वल्स टू M2 R T2। P2 is 100 इंटू 1.6 इक्वल्स टू M2 इंटू 0.289 इंटू T2 इज 235.5 केल्विन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा M2।
वैल्यू आई है 2.35 kg। एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि m1 माइनस m2 कर दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितना मास पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन पे इंपैक्ट कर रहा है। तो टरबाइन यहां पर लगा है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर क्या है, टरबाइन है, टरबाइन लगा है यहां पर, है ना, टरबाइन। ठीक, तो इसको इरेज करता हूं और यहां पर वैल्यू रख दें। हमारे पास m1 m2 t1 और लिविंग टेम्परेचर। लिविंग टेम्परेचर कौन सा होगा, किस टेम्परेचर के साथ एग्जिट होगा, T2। T2 फाइनली क्या हम सोचेंगे, देखो जब एंटर करता है तो पाइपलाइन में जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के साथ एंटर करेगा, पाइपलाइन में जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के साथ एंटर करेगा। और जब एंटर करेगा तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि सेम जैसा होना चाहिए। लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होने के बाद फाइनल कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को हम कंसीडर करेंगे कि इस टेम्परेचर के साथ डिस्चार्ज हो रहा था। तो जब डिस्चार्ज होगा तो T2 टेम्परेचर को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इसको इरेज करके मैं यहां पर करता हूं, वैल्यूज रखें। m1 7.473 इंटू 0.711 इंटू T1 इज 373 माइनस m2 2.35 इंटू 0.711 इंटू T2, this is T2 235.5 and that is equals to m1 minus m2. m1 is 7.473 minus 2.35 इंटू Cp is 1 गिवन है आपको, 1.005 नहीं लेना है। टेम्परेचर लिविंग किस टेम्परेचर के साथ लिविंग करेगा, दैट विल बी T2। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि चार्जिंग में T1 और डिस्चार्जिंग में T2। लेकिन जब आपको कोई कंक्लूजन ना मिले उस कंडीशन में तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि पाइपलाइन अगर चार्जिंग हो रहा है तो पाइपलाइन में जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी TP। और डिस्चार्जिंग के केस में आपने देखना है कि डिस्चार्ज जो होगा, फाइनल कंडीशन डिस्चार्ज जब हो रहा था, डिस्चार्ज होने के बाद जब आप वाल्व को क्लोज कर दोगे तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसी सेम टेम्परेचर के साथ तो डिस्चार्ज हो रहा था, इसलिए T2 लेना है। तो डिस्चार्जिंग में आपने याद रखना है, डिस्चार्जिंग में T2 को लेना है। ठीक है, वैल्यू रखें, T2 इज 235.5। ओके, प्लस जो हमें मेन तो फाइंड आउट करना है m1 माइनस m2 इंटू Cp स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। यही वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट। तो लिखते हैं m1 माइनस m2 इंटू Cp स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 विल बी इक्वल्स टू, एंड देट विल बी आंसर। होने वाला है। $381.9 किलो जूल। आपको ये क्या दिखा रहा है कि इतनी एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी जो इस पे इंपैक्ट करेगी, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट कर रही है, दैट इज 381.9 किलो जूल की वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें टरबाइन से मिलेगा। ये बात है। ठीक है, आपने खाली जो मेन पूरी इक्वेशन में
पूरे न्यूमेरिकल्स में जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो यही है कि जो एंथैल्पी के साथ जो टेम्परेचर लेंगे, ये कौन सा टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि दिमाग में ये भी आता है कि जब हम mp इक्वल्स टू 1 - 2 कर रहे हैं तो एंथैल्पी भी तो T1 - T2 या T2 - T1 होना चाहिए, या अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो एवरेज होना चाहिए T1 + T2/2। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एंथैल्पी HP का मतलब है चार्जिंग एंथैल्पी और डिस्चार्जिंग एंथैल्पी। तो चार्जिंग एंथैल्पी में जो टेम्परेचर लेना है वो पाइपलाइन से जो फ्लो होकर के आ रहा है फ्लूइड, उस पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कंसीडर करना है। तो जनरली वो हम T1 लेते हैं चार्जिंग के केस में। और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग जो टैंक के अंदर एनर्जी होगी वो फाइनल स्टेट में कितनी टेम्परेचर उसका होगा, उसी टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं। तो आपने सिंपल दिमाग में याद रखना है कि चार्जिंग में T1 और डिस्चार्जिंग में T2 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब कभी कंफ्यूजन हो तो आपने ऐसे याद रखना है कि जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वो किस टेम्परेचर के साथ हो रहा है। तो डिस्चार्ज होने के बाद जो टैंक के अंदर जो टेम्परेचर बच जाएगा उसी टेम्परेचर को हम मानते हैं कि उस टेम्परेचर के साथ जो है एंथैल्पी डिस्चार्ज हो रही थी या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो अच्छे न्यूमेरिकल हैं, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स।